गरीब माता पिता को बेटों ने अपने घर से निकाला। फिर पिता ने अमीर आदमी बनकर उन्हें सबक सिखाया। सुरेश जी और क्रांति जी आगरा के निकट एक कस्बे में अपना मकान बनाकर रहते थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी है। उन सभी की शादी हो चुकी थी। बेटी को तो शादी करके दूसरे के घर जाना होता है, पर बेटे तो अपनी सुख सुविधा के खातिर दूसरे शहर में रहने लगे। अब सुरेश जी और क्रांति जी ही घर में अकेले रहते थे। अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपने मकान का ऊपरी हिस्सा किराए पर उठा देते थे। उनके आने की खटर पटर सुन ऊपर छज्जे से रूही झांकने लगी। 5 साल की प्यारी सी नन्ही रूही। उनके किराएदार महक और आदित्य की बिटिया उन्हें देखते ही खुशी से तालियां बजाने लगी। दादा आ गए, दादी आ गईं। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही रूही तेजी से भागती सीढ़ियों से नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गई। पीछे पीछे उससे छोटा नभ भी था। सुरेश जी और क्रांति जी उन दोनों को कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़े। तब तक महक और आदित्य भी वहां आ गए थे। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंकल गए तो थे अपने बेटों के पास हमेशा रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, वह भी बिना कोई सूचना दिए, अकेले एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर सुरेश जी और कांति जी जिस तरह बच्चों को चूमते हुए रो रहे थे, महक और आदित्य कुछ ना कहकर भी सब कुछ समझ गए। दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनके हालचाल पूछने लगे। सुरेश जी और कांति जी का मन हल्का होने के बाद महक और आदित्य ने उनका सामान उठाया और ऊपर चढ़ाने लगे। सुरेश जी ने सामान नीचे ही रखने को कहा, मगर आदित्य ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया। कितने लंबे सफ़र के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपत्ति का हृदय भर आया। वह सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बात करने लगे। सबसे ज़्यादा रूही और नच चहक रहे थे। दोनों सुरेश जी और कांति जी की गोद में इस तरह उछल कूद कर रहे थे जैसे अपने वृद्ध सगे दादा दादी की गोद में हो। वृद्ध दंपत्ति को यह सब बेहद अच्छा लग रहा था। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कसक भूल गए। मगर नियत ने शायद कुछ और सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी रूही ने बातों ही बातों में एक यह सूचना दे डाली कि उसके पापा ने एक घर खरीद लिया है, वहीं जाकर रहेंगे। इतना सुनते ही सुरेश जी और कांति जी उन्हें देखते रह गए। एक पल को उन्हें सूझा ही नहीं कि इस उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवाभावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा काटना चाहते थे, वह उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उधर महक और आदित्य अजीब कसम में पड़ गए थे। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी, यह जानकारी वे अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपनों से ठुकराकर आए इन अंकल आंटी की जो नाजुक स्थिति इस वक्त थी, उसे देखते हुए इस बात को वह 1-2 दिन और छुपाना चाहते थे। महक ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 2-3 माह का किराया और देना पड़े, महीने बाद होने वाला गृह प्रवेश आगे बढ़ा देंगे। वह सुरेश जी और कांति जी का दिल से सम्मान करती थी। उसकी दोनों प्रस्तुतियाँ कांति जी ने स्वयं इसी घर में करवाई थी। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गांव से सही समय पर आ गई थी,
मगर कांति जी ने उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। बाद में भी कांति जी दादी की तरह ही रूही और नच की देखभाल करती रही थी। अब ऐसी ममतामयी आंटी से वह भला एकदम कैसे कह देती कि हम 1 महीने बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन सूर्य उदय से पहले ही कांति जी उठ गईं। नीचे आकर वह अपने बंद घर की साफ सफाई करने लगी। खटर पटर सुनकर महक और आदित्य भी आ गए और कांति जी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका यह अपनापन को देख कांति जी का हृदय भर आया। वह अपनी रसोई शुरू करना चाह रही थी, मगर महक ने अधिकार पूर्वक मना कर दिया। रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना था। अंकल इतनी भाग दौड़ कैसे करेंगे? आदित्य के सहयोग से ही 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो जाएगा। तब तक सुरेश उन्हीं के संग भोजन करें। वैसे भी आंटी जी के हाथ का जायकेदार भोजन किए 3 महीने बीत गए थे। आखिर कांति जी को हार माननी पड़ी। दोपहर का भोजन कर सुरेश जी नीचे आराम करने चले गए। आदित्य 9 बजे बैंक जा पहुंचे थे। रूही भी स्कूल गई थी। नच्छ को थपकी देते महक सोच रही थी, कैसे रहेंगे वे दोनों? क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिलों पर, जिन बेटों को पाल पोसकर इतना बड़ा किया वहीं पराये हो गए। उनके खर्चे कैसे चलेंगे? रिटायर होने के बाद उनकी आय के साधन ही क्या थे? फंड का कुछ भाग में पिछले वर्ष पड़े पोते की शादी में खर्च हो चुके थे। सोच समझ कर रखा था अंकल ने। ऐसे प्यार करने वाले माता पिता को छोड़कर वह कैसे चल दे? तभी नीचे गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। गांव से उसके सास ससुर आने वाले थे। महक उठी और आंसू पोंछती नीचे आई। माँ बाबूजी महक के उतरे चेहरे को देखकर परेशान होकर उससे पूछने लगे कि महक ने हाथ के इशारे से चुप रहने का संकेत किया और ऊपर आकर उन्हें सारी बातें बताएंगी। महक के ससुर सुरेश जी को अपना बड़ा भाई मानने लगे थे। बाबूजी अंकल का अपनापन देख निश्चिंत रहते थे। गांव में रहते हुए उन्हें अपने बेटे बहू की चिंता करने की कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सुरेश जी की स्नेह भरी विनती के आगे सबको झुकना पड़ा और आदित्य के घर का गृह प्रवेश हो गया। आदित्य अपने घर चला गया। वह तो 2-3 महीने बाद जाना चाहता था, पर सुरेश जी ने समझाया, गृह प्रवेश के बाद घर सूना नहीं छोड़ते। कांति का घर खाली हो गया। उस पर किराए पे देना है कि तख्ती लग गई। पूरे 7-8 वर्षों बाद लगी थी यह तख्ती। आदित्य के जाने के बाद दोनों को बेहद सूनापन लगने लगा था। एक सहारा था, पता नहीं अब जो किराएदार आए उनका स्वभाव कैसा हो। सुरेश जी रोज अगले किराएदार का इंतजार करते। सुबह से शाम हो जाती, पर कई दिन तक कोई किराएदार नहीं आया। अब उन्हें घबराहट होने लगी कि यदि कोई किराएदार नहीं आया तब अगले माह का खर्च कहाँ से निकलेगा। इस किराएदार की आमदनी का ही तो सहारा था उन्हें। घबरा कर वे ऊपरी मंजिल में आए। खाली घर के उन कमरों में घूमते हुए, उसकी दीवारों पर हाथ फेरते हुए उन्हें वे दिन याद आ गए जब अपने सपनों के इस घर को बनवा रहे थे। उसकी एक एक ईंट उनकी जानी पहचानी थी। उसे बनवाते समय कितने रंगीन सपने देखे थे उन्होंने। तीनों बेटे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, नीचे एक बेटा रहेगा, ऊपर 2, कितना अच्छा लगेगा। उस वक्त पूरा घर गुलजार रहेगा। उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। नंगे फर्श पर बैठ वह फपक फपक कर रो पड़े। बुढ़ापे में यह दिन देखने पड़ेंगे। उनसे अपनी रुलाई रोकना दुश्वार हो गया। उनकी बेटी आरती को तो मालूम ही नहीं था कि माँ पापा यहाँ आ चुके हैं। कल उनसे बात करने के लिए
उसने बड़े भैया के घर फ़ोन लगाया था। भाभी से मालूम पड़ा माँ पापा का मन नहीं लग रहा था, तो फिर वापस चले गए। रो रो कर आरती का बुरा हाल हो गया। 3 माह में कम से कम 10 बार उसने फ़ोन कर बात की थी। माँ पापा ने एक बार भी इशारा नहीं किया। करते कैसे बेटी? सुरेश जी का गंधा रुंध गया। जब रहना उन्हीं के संग था, ऐसे कैसे करते शिकायत? यहाँ आने के बाद तो कैसे बताएं? दूध तक बंद कर दिया है, सब्जी भी कंजूसी से खाते हैं। कितने आंशिक मन से जी रहे थे वे दोनों। एक ही चिंता खाए जा रही थी, अगले माह एफडी ना तोड़नी पड़े। मोहित के गुस्से से आंखें लाल हो गईं। जेब से मोबाइल निकाल लिया। अभी हड़काता हूँ तीनों को। तुरंत आरती ने रोक दिया। जाने दो, क्या फायदा ऐसा निठल्लों से कुछ कहने का। माता पिता के प्रति थोड़ा भी दर्द होता तो क्या इस तरह व्यवहार करते? मोहित कसमसा कर रह गया। सोनम रसोई में गई। वहाँ एक सरसरी नज़र डाले ही सब जान गई। उसने आंखों आंखों में इशारा किया। मोहित भी समझ गया, तुरंत बाहर निकल गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था बेटी दामाद उनका खर्च उठाएंगे। सुरेश जी व्याकुल हो उठे। पैसे देने के लिए उठकर दरवाजे की ओर बढ़े कि सोनम ने लपक कर हाथ पकड़कर बैठा दिया। कहाँ जा रहे हैं? सुरेश जी ने कहा। दामाद जी पैसे लेकर तो गए ही नहीं। आप भी पापा, सोनम ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा। क्या मोहित आपके बेटे नहीं हैं? हैं क्यों नहीं, लेकिन बेटी जरा सोच, दामाद से यह सब अच्छा लगेगा हमें? और घुट घुट कर मन मार कर रहते हुए अच्छा लग रहा है आपको? सोनम का गला रुंध गया। इन पुराने रिवाजों को छोड़ो पापा। 3 कमाऊ बेटे जब मुंह मोड़ ले तो क्या बेटी दामाद भी आँख कान बंद करके बैठ जाए? छोड़ दे माता पिता को लावारिस की तरह। चाय नाश्ता करवाकर सोनम रसोई बनाने लगी। मोहित और सुरेश, कांति भी वहीं बैठकर हाथ बटाने लगी। मोहित माँ पापा को अपने संग चलने के लिए मनाने लगे। उनके नहीं मानने पर उन्हें एक तरकीब सूझी। यदि योजना सफल हो गई तो पूरा मान सम्मान के साथ रह सकेंगे। इसमें उसे आदित्य का पूरा सहयोग चाहिए था, विशेषकर महक का। सोनम को भी अधिक समय देना पड़ेगा। इसमें भोजन करने के बाद वह आदित्य से मिलने चला गया। 5 माह बीत गए। दोपहर के 2 बज रहे थे। पापा माँ बेहद व्यस्त थे। ऑटो में सुरेश के बड़े बेटे बहू थे। ऑटो रुकने के साथ बहू ने घर का जायजा ले लिया। बाहर ढेर सारे स्कूटर, मोटरसाइकिल, अंदर लोगों की चहल पहल। यदि पहले से उसे यह जानकारी नहीं होती कि पापा ने रेस्टोरेंट खोल लिया है, तो घर पर लोगों की भीड़ देखकर यह समझती कि सास ससुर में से कोई एक खिसक गया। बड़े बेटे ने पिछले 5 महीनों में एक बार भी माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वह आज भी यहाँ नहीं आता, मगर पिछले हफ्ते एक रिश्तेदार के शादी में किसी परिचित ने उसे जानकारी दी कि उसके पापा रिटायर्ड होने के बाद भी भरपूर कमाई कर रहे हैं। उसे भी ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा माँ पापा मकान बेच तो नहीं रहे। दोनों बरामदे में आकर ठिठक गए। घर में प्रवेश पहले बड़े हॉल में करते थे। वहाँ ग्राहक भोजन कर रहे थे, इसलिए उधर से जाना उचित नहीं रहेगा। जूते चप्पल उतारकर वे साइड वाले छोटे कमरे में आए। सुरेश ने उसे ऑफिस बना दिया था। कमरे में कोई नहीं था। इस कमरे में अंदर आते गलियारे में ही सुरेश जी ने उन्हें देख लिया था। सुरेश जी और कांति से नजरें मिलते ही बेटे बहू ने अपने होठों पर मीठी मीठी आत्मीय मुस्कान बिखेरी और बेटे ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक अपने माता पिता के पैर छुए। सुरेश मन ही मन मुस्कुरा दिए। बहुत मान सम्मान उमड़ रहा है बुढ़े बुढ़िया पर। वैसे उन्होंने बेटे और बहू को रिक्शे से उतरते ही देख लिया था। जानबूझकर अपने आप को व्यस्त दिखा रहे थे। उनके प्रणाम करने पर सुरेश बिना बोले आशीर्वाद दिया। सिर्फ 2-3 बातें पूछकर औपचारिकता निभाई और अपने काम में व्यस्त हो गए। सुरेश हॉल में चले गए।
कुणाल सोचने लगा, अपना सामान घर के किस कोने में रखे, फ्रेश कहाँ हो। अपने ही घर में उपेक्षित खड़े थे दोनों। अचानक से उसे वो दिन याद आ गए जब माँ पापा उसके घर रहने के लिए आए थे। दोनों बूढ़े इंसान अपने ही पुत्र के घर में किस तरह टुकर टुकर बेबसी से अपने आप में डर रहे थे। धरती का बोझ बोलता था कुणाल ने उन्हें। 3-4 मिनट बीत गए। माँ पापा नौकर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार कुणाल माँ के पास गया। माँ, तैयार होने के लिए हम ऊपर जाते हैं। ऊपर तो कॉलेज की लड़कियां रहती हैं, अभी उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। फिर क्रांति जी ने मोहन को इशारा किया। मोहन उन्हें किचन के बाजू वाले कमरे में ले गया। 5 महीने पहले जब सुरेश जी और कांति जी कुणाल के घर रहने गए थे, बहू किचन में झांकती तक नहीं थी। बेचारी कांति जी अकेले काम करती रहती, मगर आज बहू को किचन में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में नहा धोकर वह किचन में पहुंच गई। कांति जी उस वक्त वहां 2 नौकरों से टिफिन भरवा रही थी। सीमा बिना कहे नौकरों के संग काम में जुट गई। कांति जी ने इशारा भी किया कि यहाँ का काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर सीमा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और कामकाजी बहू की तरह सास के काम में हाथ बटाती है। भोजन बनाने वालियों के संग बोलने में भी उसे संकोच नहीं हुआ, संग रोटियां बेलने में भी उसे संकोच नहीं हुआ। कांति मन ही मन मुस्कुराकर स्टोर रूम की तरफ चली गई। रसोइयों के आते ही फटाफट हाथ चलाने लगी। तभी अचानक उसके कान खड़े हो गए और प्रिया की आवाज़ आ रही थी। देवर देवरानी की आवाज़ सुनते ही वह चौंक गई। तुरंत झांक कर देखा, उनको देख सीमा हैरान हो गई। यहाँ दोनों कहाँ से आ गए? कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है? आकाश ने इसी वर्ष डॉक्टरी की तैयारी किया है, कल शाम से आई है या प्रिया की बच्ची, पता नहीं कौन कौन सी पट्टी पढ़ा दी होगी इसने मम्मी को और माँ को। शायद इसी वजह से कुछ खींचे खींचे से हैं। सीमा के लिए एक पल ठहरना दुश्वार हो गया। वह देवर देवरानी से मिलने का बहाना बनाकर तुरंत किचन से बाहर आई। सीमा को अचानक देखकर पीयूष और प्रिया पूरी तरह सकपका गए। भैया भाभी कब आ गए? इनके आने के बारे में तो माँ पापा ने कोई जिक्र ही नहीं किया था। कहीं पापा से कोई साठगांठ तो नहीं कर ली है भैया ने? इसी चिंता में पीयूष के दिमाग में खतरे की घंटे बजने लगी। उसी समय कुणाल नहा धोकर कमरे से निकला। गलियारे में अपने छोटे भाई को देखते ही वह चिंतित हो गया। क्यों आ गया? मेरी योजना कहीं खराब ना कर दे। सभी दोपहर का भोजन करने बैठे खाते हुए कुणाल ने देखा सुरेश जी के उसके जाने से पहले फ़ोन का कनेक्शन कटवा दिया था, लेकिन आज उनके पास 2-2 फ़ोन थे, मोबाइल भी था। उनके फ़ोन लगातार बज रहे थे। पापा के यहाँ खाने के ऑर्डर के लिए ही सारे फ़ोन आ रहे थे। कुणाल खाना खाने के साथ सोचने लगा, कम से कम लाखों छाप रहे होंगे। सुरेश जी रोज़ खाना खाने के दौरान महक को बैंक भेज देते थे। उसके साथ ऊपर छात्रावास में रहने वाला शुभम भी था। जब तक इनका भोजन होता है, महक बैंक से 1 लाख रुपए लेकर आ गई। सुरेश ऑफिस में आए। थोड़ी देर में 4 व्यापारी आ गए। सुरेश जी ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। व्यापारियों का हिसाब निकाला। कुर्सी पर बैठा कुणाल यह सब देख रहा था। घी तेल के व्यापारी को उन्होंने करीब 25,000 का भुगतान किया। कुणाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह भुगतान मात्र 20 दिनों की सप्लाई का था। मोहित ने सुरेश जी को यही कार्य करने की सलाह दी। आदित्य ने कहा कि अंकल, भला इस बुढ़ापे में वह इतनी भाग दौड़ कैसे करेंगे। मोहित ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि सब हो जाएगा, आप बस मैनेजमेंट संभाल लेना। मोहित पूरे 1 महीने तक रहा। इधर उधर भाग दौड़कर उसने 10 कॉलेज छात्राओं को खोजा। यह छात्राएं अभी तक छोटे छोटे से एक कमरे में रह रही थी। सुरेश के घर में उन्हें अच्छा खुला माहौल मिला। मनोरंजन के लिए नीचे सुरेश जी के पास टीवी देखने आ जाती। उनके यहाँ उन्हें भारी फायदा और था। गांव से आने वाले उनके रिश्तेदार
उनके साथ ही ठहर जाते, उनके होटल के खर्चे भी बच जाते। छात्राओं के चयन में मोहित ने विशेष ध्यान रखा। 5 छात्राएं मेडिकल की थीं। जरूरत पड़ने पर वे सुरेश जी और कांति जी को डॉक्टरी सलाह भी तुरंत उपलब्ध करवा देते। कुछ छात्राएं कॉमर्स कॉलेज की थीं। उनका कॉलेज सुबह रहने से घर में दिन भर चहल पहल रहती। खाना बनाने के लिए मोहित ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयों का इंतजाम कर दिया। कांति जी के हाथ की रसोई बहुत स्वादिष्ट थी। सिर्फ मसाले निकालने और छौंक लगाने का काम करती। बाकी का सारा काम दोनों बाइयां संभालती। शुरू में सिर्फ 10 छात्राओं के लिए भोजन की व्यवस्था हुई थी, लेकिन जब उन छात्राओं की सहेलियों ने भी वहां भोजन किया तो वह भी कांति जी के पास रोज गुहार करती। आंटी, सुभी ढाबा का खाना अच्छा नहीं लगता, पेट खराब हो रहा है। आपके यहाँ घर जैसा खाना मिलता है, प्लीज आंटी। उनके अनुरोध के आगे सुरेश जी को झुकना पड़ा। छात्र व छात्राएं बढ़ते गए, काम बढ़ता गया। महक इस बीच वहां से जा चुकी थी। कमरे में सुरेश जी के अलावा और कोई नहीं था। कुणाल असली मुद्दे पर आया। बातों की एक योजना बना। उसने अपनी नजरें सुरेश के चेहरे पर टिका दी। अकेले इतना सारा काम संभालने में आपको दिक्कत आती होगी। कोई दिक्कत नहीं, सुरेश जी ने बात पूरी होने के पूर्व ही काट दी। ऊपर रहने वाले सभी बच्चे उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। अपने दादा दादी की तरह माँ पापा की सेवा करते थे। उन बच्चों के कारण ही यहाँ का कारोबार बढ़ता गया। सुरेश जी अब उनके खाने का आधा पैसा लेते। बच्चे भी उन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे। दोनों को इस उम्र में और क्या चाहिए था। सकपकाए कुणाल से कुछ कहते नहीं बना। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने एक बार फिर बोला, लेकिन पापा, पैसों का लेन देन, हिसाब किताब, इन कामों के लिए घर का व्यक्ति होना जरूरी है। महक है ना, आदित्य भी सहयोग करता है। मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब? कुणाल ने शंका करते हुए बोला। आप हिसाब किताब कभी चेक ही नहीं करते? क्या जरूरत है? आदित्य स्वयं बैंक में बड़े बड़े हिसाब देखता है। फिर भी पापा, आखिरकार वह एक पराया है। कौन कहता है कि वह पराया है? सुरेश जी ने अपनी कठोर नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। इस बुढ़ापे में मुझे किसने सहारा दिया? उसी ने तो। सुरेश की आंखों में खून खौलने लगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने रूखे स्वर में कहा, तुम लोग क्या सोचते हो? यह सारा कारोबार मैंने जमाया है। मैंने मेहनत और भाग दौड़ की है। कुणाल को घूरते रहे, फिर उठकर टहलने लगे। स्कीम बना देने से कोई कारोबार सफल नहीं हो जाता। उसके लिए पूंजी लगती है और भाग दौड़ करनी पड़ती है। मेरे पास पैसा बचा था क्या? इस उम्र में रसोई का इतना सारा सामान रोज रोज ले आता। रोज सवेरे सब्जी ले आता, काम वालों का इंतजाम कर लेता। और सुरेश जी ने मोहित की तारीफ करते हुए बताया कि उसने जब आदित्य को योजना बताई तो आदित्य तुरंत तैयार हो गया। वह मेरी सेवा जान देकर भी करना चाहता था। बैंक से ताबड़तोड़ लोन दिलवा दिया। घर से उसके बाबूजी ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयां भेज दी। आदित्य के बैंक में सैकड़ों व्यापारियों के खाते थे। थोक व्यापारियों के यहाँ से घी, तेल, अनाज, मसाले सब आ जाते। सब्जी मंडी के दलालों व व्यापारियों से भी आदित्य की बहुत पहचान थी। कारोबार के लिए राजीव ने 10-15 दिनों की छुट्टी ले ली। सारी मेहनत तो आदित्य और महक की थी। फिर क्यों ना विश्वास रखूं उन दोनों पर। फिर कमरे से निकलते निकलते सुरेश जी ने अपनी बातों से सुनाया, तुमने तो हमें खाली हाथ अपने अपने घरों से भगा दिया था। यह आदित्य और महक हैं जिसने हमें संभाला। हमारा असली बेटा तो यही है और हमारा कारोबार जमाने का आधा भागीदार भी। तुम लोगों ने इस उम्र में अकेला छोड़ दिया था। तुम तीनों बेटों में से एक भी हमें अपने घर में रखना नहीं चाहते थे। हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से 10-15 घंटों का लंबा सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे। बात बात पर तुम लोगों की वजह से हमें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। हमारे लिए यहाँ एक एक पल काटना दूभर हो गया था। तुम लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि
कि उम्र के इस पड़ाव पर हम पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे, कौन भाग दौड़ और सेवा पानी करेगा। वृद्धा अवस्था में अनेकों बीमारियां भी तो लग जाती हैं, मगर तुम तीनों एक दूसरे पर टाल रहे थे। दोनों बेटे सिर झुकाए बैठे रहे। अपनी खुदगर्जी के कारण जो अंधेरा उन्होंने अपने माता पिता के जीवन में कर दिया था, उसकी कालिक उनके मुंह पर कलंक बन कर लग चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुननी हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।